अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों? आज हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो जस्ट ऑक्टाहाइड्रल में होने वाली स्प्लिटिंग के रिवर्स होती है। मींस उसमें आपने देखा था कि 2 ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाले और 3 कम। इसमें उल्टा है, इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा एनर्जी के होंगे और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो कम एनर्जी के होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इनकी ज्योमेट्री में देखेंगे कि जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में आते हैं वो लिगेंड के काफ़ी नियरेस्ट होते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, जबकि एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड से काफ़ी दूर होते हैं और उनमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पहले बता दें कि जो 3, समझ गए बच्चों, 3 डी ऑर्बिटल्स ये कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स आर क्लोज टू दी approaching ligands than other 2 orbitals, means dx square or y square and dz square. Therefore these 3 orbitals suffer more repulsion। समझ गए बच्चों? देन 2 other orbitals। As a result, the energy of 3 orbitals, ध्यान रखें इनको T2 से रिप्रेजेंट किया गया है, इंक्रीज, ठीक है, मोर देन अदर 2 ऑर्बिटल्स, और इनको हम लेंगे E के फॉर्म। समझ गए बच्चों कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनमें कौन कौन से? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये जो हैं वो अप्रोचिंग लिगेंड्स के काफ़ी नियरेस्ट होते हैं। देन ये 2 एक्सियल ऑर्बिटल से, और ऐसे में ये ज़्यादा रिपल्सन जो हैं सफ़र करते हैं और ऐसे में इनकी एनर्जी जो 2 अदर ऑर्बिटल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा हो जाती है। देखो, एक हम इसके डायग्राम से भी समझ सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम से समझें कि क्यों इनकी एनर्जी ज़्यादा है और इनकी क्यों एनर्जी कम है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो उसका अरेंजमेंट एक क्यूबिक सिस्टम में देखो कैसे दिखेगा। इस तरह से ले हम, ये है हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, इस तरह से। या और छोटा कर दूं मैं इसको, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, हम इसको ऐसे ले लें। ये है, ठीक है, एक लिगेंड मैं यहाँ रखूँ, एक यहाँ पे, ठीक है, एक लिगेंड हम यहाँ ले लें और एक लिगेंड यहाँ, मतलब यहाँ पर ये जो हैं क्या हो गए बच्चों, ये लिगेंड्स हो गए।
इस तरह से हम यहाँ एक लिगैंड यहाँ, एक लिगैंड यहाँ, एक लिगैंड यहाँ, इस तरह से ये है। ठीक है, अब जो और मेटल एटम ये हो गया सेंटर में फिट, ये इनके टच में होगा ऐसे टेट्राहाइड्रली। अब आप देखो कि 3 एक्सिस निकाली जाए यहां से, 1 2 एंड ये हो गई थर्ड, समझ गए ना, एक्स वाई एंड जेड। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगैंड से इंटरैक्शन नहीं कर रही है। अगर आप बात करें कि ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं बीच वाली, वो इनके काफ़ी नियरेस्ट होंगी इस तरह से, समझ गए ना। तो कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्ट जो एक्सिस में आ रही है वो तो काफ़ी दूर है, और कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगैंड से इंटरैक्शन नहीं करती, काफ़ी उसके क्लोज है बस। ऐसे में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में आ रही हैं वो तो क्या हो जाएंगी, लिगैंड से ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, और जो दूर हैं वो कम इफेक्टेड होंगी। तो देखो हम ऐसे समझें कि ये था हमारे पास 5d ऑर्बिटल एटम की फ्री स्टेट में, मतलब यहाँ पर Mn+ है फ्री स्टेट में, समझ गए बच्चों। और ये हैं डीजनरेट d ऑर्बिटल्स, क्या हैं ये, डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहां पर लिगैंड आए इस तरह से, तो अब क्या होगा कि जो मेटल आयन है वो स्फेरिकली इस तरह से लिगैंड से सराउंडेड हो गया बच्चों, इस तरह से कि यहाँ लिगैंड, इस तरह से चारों तरफ से ये लिगैंड से स्फेरिकली सराउंडेड हो गया। तो सभी d ऑर्बिटल्स जो हैं एक साथ एनर्जी बढ़ा लेती हैं उनकी, तो इस तरह से ये एक सराउंडिंग हो गई, ये लिगैंड आके इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया। ठीक है, ये है मेटल एटम, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और अब ये एनर्जी यहाँ पहुँच गई ऐसे। तो ये जो एनर्जी बढ़ी है, ये वाली इतना एनर्जी चेंज जो आया है, इसे बोलते हैं डेल्टा टी। तो ये कहलाता है स्फेरिकली, ठीक है, सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगैंड। सभी ऑर्बिटल एक सी इफेक्टेड हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन सब की एनर्जी बढ़ गई, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई बच्चों, अब ये कहलाती हैं एक्साइटेड डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा बच्चों कि लिगैंड के ओरिएंटेशन और जो क्रिस्टल है, या कहें कि जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री के अनुसार ये ऑर्बिटल में अब यहाँ पर स्प्लिटिंग आ गई। इस तरह से ये दो पार्ट में बट गई, एक लेवल से नीचे चले गए, एक लेवल से ऊपर आ गए। ये जो ऑर्बिटल हैं ये हैं T2 और ये क्या है E। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, अब मैं यहाँ बता दूं कि इनमें ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये 2/5 डेल्टा T पॉजिटिव एनर्जी में आ गई, और ये -3/5 डेल्टा T नीचे की तरफ आ गई। मीन्स यहाँ पर जो मेटल आयन है वो इस तरह से जो है टेट्राहाइड्रली अब सराउंडेड हो गया। मीन्स हम यहाँ कहें कि ये है मेटल, तो एक लिगैंड, ठीक है, दूसरा लिगैंड, तीसरा लिगैंड और चौथा लिगैंड, इस तरह से एक टेट्राहाइड्रली जब कॉम्प्लेक्स बना तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, स्प्लिट, ठीक है बच्चों, d ऑर्बिटल्स। ये है इस तरह से, तो ये हो गई T2 3 ऑर्बिटल, और इस तरह से d ऑर्बिटल की क्या हो गई बच्चों, स्प्लिटिंग हो गई। मतलब है कि जो 5 में से 3
जो ऑर्बिटल ऊपर जा रही हैं उनकी एनर्जी इनकी जो दो नीचे ऑर्बिटल हैं उनसे ज़्यादा हो गई। तो जितना भी डेल्टा हो रहा होगा उसमें इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी एनर्जी इनकी बढ़ गई और इतनी एनर्जी इनकी नीचे की तरफ डिक्रीज हो गई। तो ये किसकी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो गई बच्चों। समझ गए ना कि ये जो तीन ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर। इसमें जी क्यों नहीं लगा बच्चों? क्योंकि जी जिरेड के लिए लगता है। जिरेड होते हैं सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होते टेट्राहाइड्रल, इसीलिए हम इसमें एक सिमेट्री प्लेन ना होने के कारण हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से उसमें जी नहीं लगाते। तो यहाँ तक बात स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड था, कितनी एनर्जी बढ़ी डेल्टा टी, फिर उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई। तो अगर हम इसमें CFSE कैलकुलेट करें तो क्या यूज करेंगे? देखो CFSE अगर हम निकालेंगे तो यहां हो गया माइनस, ठीक है, 0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई और डेल्टा टी, या हम ये कहें कि -6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, ठीक है, और ये किससे रिप्रेजेंट कर दें हम? DQ से। ये है, यहां x क्या है बच्चों? x है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स। समझ गए ना, जो नीचे की तरफ हैं। और y क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स, इस तरह से। अब आता है कि आप x और y कैसे निकालेंगे। तो हम यहां पर एक चीज और बता दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिट ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों कि इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ध्यान से देखें कि डी ऑर्बिटल अंदर की जो n-1 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो अंदर की डी ऑर्बिटल में इतना ज़्यादा एनर्जी चेंज नहीं होता कि हम इनमें जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग या वीक उसके अनुसार शो करें, बल्कि यहाँ पर सीधी सीधी इतना ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। समझ गए बच्चों, हुन्स रूल से करना है। मीन्स D1 से D2 इनको तो E में, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखें कि D3, 4 एंड 5 इन्हें तो भेजना है T2 में, फिर D यहाँ से 6 एंड 7 ये E में, फिर यहाँ पर 8, 9 एंड 10 T2 में। इस तरह से आपको इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, इनका कोई लेना देना नहीं होगा बच्चों। समझ गए यहाँ तक? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो CFSE कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, D6 हम जानते हैं कि D ऑर्बिटल जब स्प्लिट हुई होगी तो यहाँ E, यहाँ पे T2, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अच्छी तरह से, इस तरह से। समझ गए ना? अब आता है कि 6 में से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो देखो, 2 पहले नीचे गए होंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 5 हो गए। फिर तो यहाँ पर 3, और बच्चों यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 नहीं, यहाँ पर 2 मिनट रुको, 2 और 1, 3, 4 आएंगे ना, गलत लिख दिया मैंने। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे आ जाए, E और T2 है ना, पहले 2 नीचे गए, फिर 3 ऊपर गए, फिर बच्चा 5 हो गए। 1 सही तो लिखा था यार, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो x और y का वैल्यू देखो बच्चों कितना कितना हो गया। ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये तो हो गई किसकी, x की। मैंने यहाँ लिखा है x क्या है,
ठीक है, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन e ऑर्बिटल और y ऊपर वाला हो गया। तो x हमारे पास है 3, ये है y और ये भी कितना है 3। समझ गए आप। अब आप CFSE कैलकुलेट करके देखो, CFSE तो -0.6 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी, तो ये तो हो गया -1.8 प्लस और ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा टी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -0.6 डेल्टा टी या 6 DQ। इस तरह से CFSE का कैलकुलेशन करना है बच्चों, किसमें, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था, और इसमें ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहलाता है बैरी सेंटर। यहीं से ऊपर नीचे जो है मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ दी ठीक है स्प्लिट डी ऑर्बिटल इज टेकन एज 0, कि यहाँ पर स्प्लिट ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 0 ली जाएगी CFSE की वैल्यू, क्योंकि दोनों की स्प्लिटिंग जो है यहाँ पर इस तरह से बराबर होगी। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो ये था हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, स्क्वायर प्लानर की ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, बट मैं इनका कुछ एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है, कि स्क्वायर प्लानर में कौन सी ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाली हैं और कौन सी कम। स्क्वायर, ठीक है, प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो देखो बच्चों, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगी और कौन सबसे कम। ये है M, है ना। हम इस तरह से लें एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। अगर आप इनमें ऑर्बिटल्स देखो, और अब यहाँ पर पहले मैं तीनों एक्सिस बना दूं, ठीक है, कि ये है एक एक्सिस, ओह नो, इस तरह से यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। अब देखो, अगर आप इसमें लिगैंड की पोजीशन देखोगे तो आपको कहाँ कहाँ दिखती है, एक लिगैंड, दूसरा लिगैंड, तीसरा लिगैंड, चौथा लिगैंड, ठीक है बच्चों। अब मैं ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। जैसे आप देखोगे एक ऑर्बिटल ये है ना, और एक ऑर्बिटल ये होती है, और यहाँ सर्कुलर स्पेस होता है। बाकी जो ऑर्बिटल्स बनी, मतलब ये कौन सी है, DZ स्क्वायर, ये कौन सी है बच्चों, DX स्क्वायर और Y स्क्वायर। और अगर हम ये कहें कि इनके बीच में कोई ऑर्बिटल होगी, मान लो ऐसी, तो ये क्या है, DXY। बाकी तो XYZ इन्हीं के बीच में होंगी। तो अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल्स है कौन सी है, जो कि एक्सिस में आ रही हैं, वो जो है इफेक्टेड होंगी लिगेंड से ज़्यादा। मीन्स अगर हम ये कहें कि पहले D ऑर्बिटल ये है 5, ठीक है, ये फिर ये इनकी एनर्जी बढ़ गई 5 की, फिर ये इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जैसे, और अब ये ऑर्बिटल फिर आगे स्प्लिट होगा बच्चों। देखो आप, ये ज़्यादा एनर्जी का क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला जो है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा लिगेंड से, और यहाँ पर आ जाएगा DZ स्क्वायर। यहाँ पर तो ये है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये है DXY DYZ DXZ। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो DX जो ये वाली है बीच में, DXY वो लिगेंड्स के काफ़ी नियरेस्ट है। देखो DZ स्क्वायर से ज़्यादा एनर्जी क्यों हो गई, क्योंकि ये लिगेंड के बिल्कुल बीच में आ रही है। Z की थोड़ा इस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका ये स्फेरिकल पार्ट जो है ये लिगेंड से इंटरेक्शन कर लेगा,
तो यहां पर कौन सी ऑर्बिटल आ गई? ये dz² वाली। और जो बाकी बची, समझ गए ना, इस तरह से दो, कौन कौन सी? dyz और dxz। तो ये है कुल मिला के स्प्लिटिंग, और इनका टोटल एनर्जी चेंज जो डेल्टा sp है, आप देख रहे हैं डेल्टा O से तो ज़्यादा है। तो अगर हम एनर्जी के ऑर्डर में पहले ही देखें तो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ऑफ, ठीक है, स्प्लिट ऑर्बिटल्स बच्चों, देखो कौन कौन सी हैं। तो dx² y², फिर dxy, dz², dyz, ठीक है। यहाँ पर हमने dxy तो ले ली, तो यहाँ होगी yz और इक्वल dxz। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो सीधी सीधी देखो आप कि दो जो एक ऑर्बिटल है dx² वो चारों लिगैंड के कांटेक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर ये जो दोनों x और y के बीच में ऑर्बिटल है वो लिगैंड के काफ़ी नियरेस्ट है, डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं करेगी लेकिन नियरेस्ट, इसलिए उसकी एनर्जी दूसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे z² की इसलिए आ रही है क्योंकि इसका स्फेयर जो है आप देख रहे हैं लिगैंड के कांटेक्ट में आ सकता है। और बाकी जो दो बची वो x और y, z इन एक्सिस के बीच में है जो लिगैंड से काफ़ी डिस्टेंस रखती हैं, और यही रीज़न है कि उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर हम इसका रिलेशन लें कि डेल्टा जो sp है स्क्वायर प्लैनर, ठीक है, sp ये होता है 1.3 डेल्टा O के बराबर। तो ऑर्डर देखो बच्चों, डेल्टा sp सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा O होगा, और फिर क्या आता है डेल्टा T। इस तरह से ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ के होंगे। तो ये कुल मिला के ये है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता, जितना मैंने बता दिया केवल इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका सबका? चलो बच्चों ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बाद, ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे CFSE के बारे में। इसको और डिस्कस कर लें तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूरा हो जाएगा बच्चों। फिर इसमें जो है लिगैंड स्ट्रेंथ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कलर नेचर है, ओके, ये है स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी है, इसके बारे में हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें। CFSE इसको बोलते हैं बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एनर्जी ऐसी है जो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाती है। समझ गए ना, इसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो आपने इसका फॉर्मूला देखा था, तो पहले तो इसको डिफाइन कर दूं, ठीक है, कि एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन d orbital split in the presence of ligand field, means it is equals to difference of energy of split d ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि वो एनर्जी जो कि क्रिस्टल में, जो यहाँ कहें कि जो d ऑर्बिटल है वो लिगैंड की प्रेजेंस में, लिगैंड फील्ड की प्रेजेंस में जब स्प्लिट होती है तो जो एनर्जी चेंज हो रहा है वही क्या है बच्चों, CFSE, इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ स्प्लिट ऑर्बिटल।
ठीक है, इट गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, या हम ये कहें कि इट गिव्स आइडिया अबाउट, ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट stability of complexes. Therefore it is called CFSE. समझ गए बच्चों ये। और अभी आपने इनके दोनों के फॉर्मूले भी देखे हैं। अगर आप ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जब आपने CFSE कैलकुलेट की थी तो ये थी -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई डेल्टा ओ, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स, और y क्या है, EG ऑर्बिटल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में देखें, ध्यान रखना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन EG ऑर्बिटल। एक चीज जब आप टेट्रा में देखा आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये है, तो उसमें था CFSE इक्वल टू -0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई और डेल्टा टी। अब यहाँ पर x बता दूं इस वाले में, ठीक है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स, किसमें, E ऑर्बिटल्स, और y किसमें है, T2 ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इस तरह से तीनों का रिलेशन देखा, डेल्टा T इक्वल टू 4y9 डेल्टा O होता है बच्चों। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये है डेल्टा T और डेल्टा O, मतलब ये जो है ये है डेल्टा O के लिए, ये जो है डेल्टा T के लिए। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, ठीक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन CFSE, तो पहला होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। तो ध्यान रखें कि CF जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, नेगेटिव वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ये है CFSE, नेगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। समझ गए बच्चों कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लिगैंड की होगी, जितना पावरफुल स्प्लिटिंग, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ बच्चों, स्प्लिटिंग पावर, ठीक है, या हम ये कहेंगे कि स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगैंड, कि जितना पावरफुल स्प्लिटिंग करेगा वो, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग होगा। एक होते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो कहलाते हैं जिनका CFSE है, मीन्स अगर हम ये कहें डेल्टा O ग्रेटर देन, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी मीन्स पाई। ऐसे लिगैंड्स, समझ गए बच्चों, जिनकी जो है CFSE, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है देन उसकी इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की। ऐसे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है, पेयर्ड ड्यूरिंग स्प्लिटिंग। समझ गए बच्चों कि ये कंडीशन बनेगी कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड। और अभी हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे, और एक होते हैं क्या बच्चों, वीक लिगैंड्स। समझ गए ना, तो वीक लिगैंड्स तो जिनका डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इस तरह से मीन्स ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मतलब
नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिट ऑर्बिटल ठीक है टेक्स प्लेस। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, जैसा था वही कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स में रहेगा। और एक इसी में आता है कि ठीक है एक ऑर्डर आता है कि जब हम इसमें लिगेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ठीक है अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग पावर ठीक है अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग पावर, तो दिस जो अरेंजमेंट है बच्चों, ये जो अरेंजमेंट बनेगा इस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ गए ना कि ये जब हम लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर के अनुसार क्या करते हैं बच्चों अरेंज करते हैं, तो जो सीरीज बनती है उसे हम बोलते हैं उसकी क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इस तरह से है ये I माइनस Br माइनस Cl माइनस NO3 माइनस F माइनस OH माइनस OX2 माइनस, फिर आता है H2O, फिर यहाँ से Py ठीक है अमोनिया लगभग बराबर सी होती है, फिर इससे ज़्यादा है En, फिर डी डाइप्रिडल, फिर है NO2 माइनस, फिर है साइनाइड माइनस और फिर है CO। ध्यान रखें कि जो H2O से पहले लिगेंड आते हैं, समझ गए बच्चों, ये तो कहलाते हैं वीक लिगेंड्स। जो लिगेंड H2O के बाद आ रहे हैं मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक के, ये क्या कहलाते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ठीक है ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। H2O दोनों के बीच की लिमिट में आता है। ये 2+ चार्ज के साथ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है, ठीक है सॉरी वीक लिगेंड हो जाता है, जबकि 3+ के साथ यही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये H2O से इस तरह से ध्यान रखना है कि लिगेंड सीधी सी बात है कि लिगेंड बिफोर H2O वो सब स्ट्रॉन्ग है, और H2O के बाद जितने हैं वो जितने H2O से पहले आ रहे हैं वो वीक लिगेंड है, और जो बाद में आ रहे हैं बच्चों वो क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इस तरह से तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से ये इनकी फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है का कौन सा ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहीं पर CFSE की निगेटिव वैल्यू का भी क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। समझ गए बच्चों, अगर सेम पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए जाए इस तरह से, तो जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उतना ही फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा CFSE का नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये कहलाता है इस तरह से CFSE का कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लेके अगर आपसे बनता है, जैसे मैंने कहा K4 ठीक है FeCN6 का देख लो, तो CFSE जो आएगा -24 DQ आएगा, जबकि K3 FeF6 की बात करें तो यहाँ पर CFSE बच्चों 0 आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइनाइड एक क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि फ्लोराइड क्या है बच्चों एक वीक लिगेंड है। तो इस तरह से पहला फैक्टर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम इसको कलर नेचर में भी एक बार और अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरा होता है समझ गए ना द आइडेंटिटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहां देखा गया कि CFSE ऑफ इज ठीक है ये है कि CFSE इज 50%
हायर फॉर, ठीक है, सेकंड सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज बच्चों, देन फर्स्ट सीरीज। समझ गए ना। और अगर हम इसकी बात करें, वेयर एज फॉर थर्ड सीरीज, कि थर्ड सीरीज की क्या होगी, इज अबाउट 25% हायर देन सेकेंड सीरीज। इस तरह से इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है कोबाल्ट, इरिडियम, और सॉरी यहाँ यह है कोबाल्ट है, रुइडियम है, इरिडियम है, तो इस तरह से ये CFSE बढ़ता जाएगा। समझ गए ना। कि निकल है, मान लो निकल का जो है X है, तो मैंने कहा PD की कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे PD की 1.5x। मतलब ये अगर CFSE है इनकी, कि निकल के लिए CFSE की वैल्यू x मान लिया जाए, तो मैं ये कहूँ कि इसकी कितनी हो जाएगी, तो अगर हम कहें कि निकल Ni है 2+, इसकी CFSE कितनी है x, तो PD2+ के लिए जो CFSE होगा बच्चों वो होगी 1.5x। इस तरह से, क्यों, निकल फर्स्ट सीरीज का है, PD सेकंड सीरीज का है। तीसरा पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए बच्चों, कि ऑक्सीडेशन नंबर से भी, तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो DN इलेक्ट्रॉन है वो कितने से ज़्यादा होने चाहिए बच्चों, ठीक है, D6 D7 इस तरह से। या हम ये इतना सा ध्यान रखें, अभी इतना तो खैर डिटेल नहीं, जरूरत नहीं है अभी आपको। ये है, देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर मान लो आपके पास CO2+ है, तो इससे ज़्यादा निकाल के देखना आप 3+ की आएगी, क्योंकि जैसे जैसे, ठीक है, Eg के इलेक्ट्रॉन हटेंगे वैसे वैसे CFSE बढ़ती है। मीन्स ये जो है CFSE इंक्रीज होगी जब क्या हो, Eg इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज हो, बस ये तभी ऑक्सीडेशन नंबर का इफेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अभी आपने देख ही लिया ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में कि सबसे ज़्यादा ΔSP था, फिर ΔO था, फिर ΔT है। और एक रिलेशन भी अभी आपको मैंने बताया था, ΔT = 0.45 ΔO। इस तरह से समझ गए ना, कि अगर हमें ΔO पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे COCl होल 6, ठीक है, और ये है 4-, इसका CFSE है बच्चों कितना, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपसे कहा जाए COCl4 2-, ठीक है, इसकी क्या होगी CFSE। तो बस अभी देखो, तो ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, ये कैसा है बच्चों, टेट्राहेड्रल, क्योंकि वीक लिगेंड जुड़ा है। तो सीधा सा है, रिलेशन लोगे आप ΔT, मतलब किसके लिए, COCl4 2- के लिए, तो आप लिखेंगे 0.45, ठीक है, इंटू 1800, ये सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये आ जाएगी आपकी, आगे कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगी आपके पास 800 जो है 8000 ये है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है साइज ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की साइज अगर छोटी है तो CF जो होती है, ठीक है बच्चों, ये साइज से भी इफेक्टेड होती है, तो CFSE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ लिगेंड। मतलब जैसे हम ये कहें कि फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा होगा क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, और फिर किसके लिए, आयोडाइड के लिए आएगी, इस तरह से। तो लिगेंड की साइज का भी इफेक्ट पड़ता है, समझ गए ना। ऑक्सीडेशन नंबर ये है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या थे बच्चों, ये थे फैक्टर्स जो कि CFSE को डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको इन CFSE के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में इन सबको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। ठीक है बच्चों, ओके।